वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हमने वीडियो को छोड़ा था। ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होती है? देखिए, जब ऑडिटर बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस करता है रिक्वायर्ड इन फ्यूचर में, जो उसको रिक्वायर पड़ेगी फ्यूचर में यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो ऑडिटर उसे हर बार रिमेंबर याद नहीं कर सकता हर एक चीज़ को। और अगर वो कभी भी इन फ्यूचर जाके ऑडिट कंडक्ट करता है तो वो उस नोटबुक को संभाल के रखता है, उस नोटबुक के ज़रिए इंफॉर्मेशन लेता है, जिसको हम ऑडिट नोटबुक कहते हैं, जो उसकी पर्सनल यूज़ के लिए, उसके रिकॉर्ड्स के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी रिलेट करती है ऑडिटिंग के टाइम पे। और समटाइम्स नोटबुक की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंटेन करना बहुत बेटर है, क्योंकि एक उसको मेंटेन करने से एक सेपरेट नोटबुक बन जाती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। उसके पास रिकॉर्ड हो जाता है हर एक इन्फॉर्मेशन का, हर एक एविडेंस का, हर एक इन्फॉर्मेशन का, हर एक प्रूफ का। और साथ ही साथ उसे हेल्पफुल होता है उस नोटबुक के ज़रिए जब वो ऑडिटिंग करता है सेम ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। कंटेंट क्या क्या होना चाहिए उस ऑडिट नोटबुक में? देखिए, डिफ़िकल्ट है हर एक चीज़ को कंक्लूड करना, कंटेंट पर पहुंचना ऑडिट नोटबुक के। तो हम उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर ऑडिट के अकॉर्डिंग हम उसको अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। जनरली क्या होता है कि हम कुछ नॉर्मली हमारी नोटबुक प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कुछ ब्रीफ डिस्कशन क्या क्या आता है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है सारे डॉक्यूमेंट्स का, जो जो उसमें इंक्लूड होता है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, माइन्यूट्स बुक, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। और कोई पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप डेट भी। और हम हर एक ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी भी बना लेते हैं। एक एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन होता है एक्चुअल वर्क डन कितना हुआ है ऑडिट के टाइम पर। एक डिस्क्रिप्शन होता है सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट्स का, टर्मिनोलॉजी का, जो हमने बिजनेस में यूज करी है। एक सस्पिशियस होता है जो आपकी नीड हेल्प करता है उसको सॉल्व और एक्सप्लेन करने में फ्यूचर में। लिस्ट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट की जो आप मेंटेन कर रहे हो। सारे प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स का नाम होता है, सारी उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी पूरा एक्सप्लेन डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। सारे कमेंट्स होते हैं, आपके नेचर क्या है आपके बिजनेस की, और कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो अकाउंटिंग को यूज़ करने के लिए। सारा डिस्क्रिप्शन होता है आपके इंटरनल कंट्रोल का, कि आप कौन कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। लिस्ट होती है वाउचर्स की, बिल्स की, सारे डॉक्यूमेंट्स की जो भी लॉस्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शंस होते हैं सारे फ्रॉड एंड एरर्स का, जो भी एक ब्रीफ डिस्कशन होता है। सारी टोटल इन्फॉर्मेशन होती है आपके अमाउंट्स की, आपके बैलेंसेस की, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है। एक ब्रीफ डिस्कशन होता है आपकी गारंटीज़ का एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। एक सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो आप यूज़ करने वाले हो आपके फ्यूचर में। सारी कमेंसमेंट डेट्स, कंप्लीशन जो ऑडिट की होती है, वर्क किस किस को असाइन किया गया था, चीफ असिस्टेंट को या फिर अदर सबऑर्डिनेट्स को, उन सभी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स भी अवेलेबल होती है। इवन टाइम भी मैंशनड होता है। सारी डिस्क्रिप्शंस होती है आपके अमाउंट की, जो आपने कॉर्पोरेट विद आपने थर्ड पार्टी से किया, कोई आपका डेटर है या फिर कोई आपका क्रेडिटर है या फिर किसी से लोन है, कोई उधारी है, कुछ बोरोर है, कुछ भी समथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ एक डिस्क्रिप्शन होता है हर एक पर्टिकुलर पर्सन का, जिसको आपने सर्टिफिकेट दिया और साथ ही साथ लोन भी रिसीव किया है या फिर डेप्रिसिएट किया है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस क्या है हमारी ऑडिट नोटबुक की? देखिए, जब भी ऑडिट नोटबुक प्रिपेयर करी जाती है तो वो रिकॉर्ड करता है ऑडिटर, जिसमें फॉलोइंग मेंटेन्स करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है? सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कोई अगर ऑडिटर और क्लाइंट के या फिर कोई चार्ज में नेग्लिजेंस हो जाए या फिर ऑडिटिंग करते हुए, ऑडिटर प्रोड्यूस करता है ऑडिटिंग नोटबुक को एज ए एविडेंस इन हिज डिफेंड, मतलब अगर कुछ डिफेंड करना है, कोई एसेसन, कोई एनालाइज करना है नोटबुक को, तो उसकी इंटेलिजेंट कॉम्पिटेंसी एंड जो उसकी डेडिकेशन है उसके वर्क के अकॉर्डिंग, तो वो ऑडिटर की दिखाई देती है। सारी फैसिलेट करता है ऑडिट वर्क को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करता है एक ही जगह पे, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो और कोई अगर एम्प्लॉयज़ चेंज हो जाए तो तब बाद में काम आ जाए। सारा ऑडिट वर्क उसमें क्लियरली एसेस होता है क्या क्या प्रोग्रेस था, और जो नोटबुक है वो काफ़ी यूजफुल होती है ऑडिटर के लिए, कि कितना टाइम लगा है मुझे उस ऑडिट वर्क को कंप्लीट करने में और कितना रह गया है। ऑर्गेनाइजेशन के सारे अकाउंट ऑडिट होते हैं दोबारा, और साथ ही प्रूफ्स भी वैल्यूएबल होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गेनिंग होती है, और इरेगुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम ज़्यादा एफर्ट्स दे पाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिजनेस से रिलेटेड सारे उस नोटबुक में मेंशन्ड होते हैं, और जो बुक है वो प्रूव करती है कि वो कितनी हेल्पफुल है ऑडिटिंग प्रोग्राम के लिए जो हम फ्यूचर में करते हैं। वो एक एज ए प्रूफ और एज एविडेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर पढ़ते हो तो आप उसके नोट्स बनाते हो, तो वो जब आप प्रिपरेशन करते हो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उस चैप्टर की दोबारा रिवीजन करने के लिए। सिमिलरली जब
ऑडिटर बुक्स की एग्जामिन करता है तो वो अपने नोट्स बना लेता है कि क्या क्या चीज़ें गलत हैं, क्या क्या चीज़ें सही हैं। जब वो दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी अगर अनदर ईयर की वो ऑडिटिंग करते हैं तो वो ध्यान रखता है कि यहाँ भी मैंने पिछले साल इनकी ऑडिटिंग की थी, ये फ्रॉड्स है, मैं उन्हीं को एक बार पहले चेक कर लेता हूँ, बाद में मैं कुछ और चीज़ को चेक कर लूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है ऑडिट नोटबुक का। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिटिंग वर्क जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो उसने ऑब्जर्व करे हैं ऑडिटिंग के टाइम पे, और जो वो ऑडिट नोटबुक है वो उसको खुद रखता है क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सारी रेगुलेट होती है जो उसको हेल्प करती है ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है लंदन वर्सेज जनरल बैंक का। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारी नोटबुक की, देखिए जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, जो मेनली हमारे जब ऑडिटर कोई भी नोटबुक प्रूफ करता है, कोई भी डैमेजेस हो जाते हैं तो वो उसके पास प्रूफ हो जाता है उन एंट्रीज़ को नोटबुक में प्रूफ करने का कि मैंने अपना काम पूरी डेडिकेशन से किया है, और जो भी वो डैमेजेस है वो कंपनी लायबल है ना कि मैं। तो जो ऑडिटर का फॉल्ट है वो कम हो जाता है। तो डिसएडवांटेज है ऑथर को, अगर वो नोटबुक गुम हो जाती है तो वो अपनी लाइबिलिटी प्रूव नहीं कर पाता और वो लाइबल होता है उस डैमेजेस के लिए। तो डिसएडवांटेज है उस कॉपी को मेंटेन करना। एडवांटेजेस तो है क्योंकि बस प्रूफ है, बाय चांस अगर वो नोटबुक डैमेज हो जाती है तो वो ऑडिटर के लिए एक डिसएडवांटेज साबित हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑथर ने अपना काम ऑनेस्टी से किया, हार्डवर्क से किया, उसने सारा काम करा, फुल डेडिकेशन से किया, बट वो नोटबुक मेंटेन नहीं कर पाया, ना ही प्रॉपर एंट्रीज कर पाया ड्यू टू ऑफ टाइम या फिर ड्यू टू ऑफ नेग्लिजेंस, तो वो नोटबुक उसको पूरा डैमेज हो जाता है। अगर वो करता तो उसके लिए एक मेजर हिंड्रेंस था अपने आप को डिफेंसिव प्रूफ करने का, ठीक है ना। ऑडिट वर्किंग पेपर में क्या क्या की जाए, जब हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं, सारी नोटबुक्स, डॉक्यूमेंट लिस्ट, कॉरेस्पेंडेंस को करते हैं, सारी ऑडिट को कंप्लीट करते हैं, सारी नेसेसरी आइटम्स को रिटर्न कर देते हैं क्लाइंट्स को, जिसको हम ऑडिटर वर्किंग पेपर कहते हैं। ऑडिटर अपने लिए प्रिपेयर करता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए प्रिपेयर करता है, पर जो डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन लेटर होते हैं जो ऑडिटर यूज़ करता है काम के टाइम पे, उसको हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहते हैं। इन्होंने कहा दे इंक्लूड द एनालिसिस, क्रिटिकल डिस्क्रिप्शन एंड कॉरेस्पोंडेंट फाइल्स मेड बाय द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिटर, ठीक है। यूजुअली वो कौन से पेपर्स इंक्लूड करता है, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर, कॉरेस्पॉन्डेंट डन इन रिलेशन टू द ऑडिट प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कॉपीज ऑफ अदर कॉरेस्पॉन्डिंग डन इन रिलेशन टू द ऑडिट सच एज कॉरेस्पॉन्डिंग विद डेबिट, क्रेडिट एंड बैंक्स, रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरेंडम association, article of association and prospectus, list of cost voucher, certificate received from the management in relation of valuation of closing stock, adjustment journal entries, list of investment, explanation received during the course of the audit, summary of minute books, documents relating to depreciation, copies of document with which the author thinks, वर्किंग पेपर ऑन विच एम्प्लॉयज जो ऑडिटर ने काम किया था, टोटल बैलेंसेस लिए थे, सारे ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्किंग पेपर के, देखिए जो भी ऑडिटर या स्टाफ काम करता है उसकी प्रोग्रेस को डेपिसिट करने के लिए और साथ ही साथ हेल्प करते हैं ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, सारे लीगल डिप्यूज एंड कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए सारे पेपर जो भी प्रेजेंट है वो कोर्ट में एज एविडेंस पेश करे जाते हैं। जो भी वर्किंग पेपर्स हैं ऑडिटर ने पॉइंट नोट करे हैं, वीकनेस या कंट्रोल सिस्टम है, फिर इनएफिशिएंट जो भी अकाउंटिंग का मेथोडोलॉजी था क्लाइंट का, उसके लिए सजेशन, उनकी सारी वीकनेस और इनएफिशिएंट को रिमूव करने के लिए सारे सजेशंस नोट करे जाते हैं। जो क्लाइंट से ऑडिट अगेन कराना है तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर हेल्प करते हैं उनको दोबारा प्रूफ करने के लिए, फ्यूचर में वो ऑडिट प्रोग्राम में आते हैं पास्ट की सारी इनवैल्यूएशन को निकालने के लिए, और फ्यूचर्स के लिए फ्यूचर प्लान बनाने के लिए वो वर्किंग पेपर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जब ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वर्किंग पेपर यूज होते हैं एज ए कंटेक्स्ट, ताकि जो भी डिस्कशन हुआ है बिजनेस से मैटर से वो क्लाइंट से हम डिस्कस कर सके और उन्हें यूज़ कर सके। जो भी ऑडिट वर्क करा गया क्लर्क्स ने करा है, सारे वर्किंग पेपर्स को काम गाइड करा जाता है और उन पेपर्स को एनालाइज करा जाता है जो एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, और वो हेल्प करते हैं ऑडिटर को ताकि वो पोजीशन जान सके कि सबऑर्डिनेट्स किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और किस एक्सटेंस पे कर रहे हैं। जो भी स्टाफ ऑडिटर फ्रीक्वेंटली चेंज आता है या फिर उनके ट्रांसफ़र में आता है, सारी सिचुएशंस को मेंटेन करता है, प्रॉपर वर्किंग पेपर फैसिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करता है, वर्क डन कराता है ऑडिटर क्लर्क के थ्रू, और सारे विदाउट एनी एरर और अपनी मिनिमम इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग वो अपना काम कर लेता है। बिजनेस को समटाइम
रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग पेपर्स की, ताकि वो लाइसेंस और टैक्सेस के लिए कर सके। कई बार ड्यू टू लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें ज़रूरी होता है वर्किंग पेपर को मेंटेन करना। जो वर्किंग पेपर है वो परमानेंट रिकॉर्ड है, रिटेन है ऑडिटर के लिए, ताकि कभी उसको फाइल अगेंस्ट करनी हो या फिर कोई नेग्लिजेंस हो तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है। नाउ एसेंशियल ऑफ गुड वर्किंग पेपर की, एक गुड वर्किंग पेपर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वर्किंग पेपर में सारी कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि सारी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम यूटिलिटी कंटेन करता, कोई भी अननेसेसरी फैक्ट ना हो जो इन ऑडिट पेपर के काम की ना हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो। सारी जो भी वर्किंग पेपर वो क्लियर होना चाहिए, सारा अंडरस्टूड होना, क्विकली इजी और विदाउट एनी ट्रबल वो अंडरस्टूड हो जाए। वर्किंग पेपर इस तरह से सीरियली अरेंज होने ताकि जो भी हम ईजिली हम लोकेट करना चाहते हैं वो हमें दिख जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी लॉट ऑफ टाइम लग रहा है हमें एक पर्टिकुलर फैक्ट को निकालने के लिए, या फिर हमें हमारी रिपोर्ट को एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है हमारी ऑडिट वर्किंग पेपर से। जो हमारे पेपर्स हैं वो इस तरह यूज़ होने चाहिए, हमारे वर्किंग पेपर उनकी गुड क्वालिटी हो, और जो पेपर है वो स्पॉइल ना हो किसी भी उसके बार बार यूज़ होने से, मतलब एक अच्छा क्वालिटी का पेपर यूज़ होना चाहिए। जो ऑडिट पेपर है वो प्रॉपरली बाउंड होने चाहिए, एक जगह पर होने चाहिए, सारे एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट कैप्शंस होने चाहिए। जो ऑडिट पेपर है उनके पास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सारा क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। पॉइंट्स हमें नोट करने चाहिए हमारे ऑडिट पेपर्स के लिए रिलेशन में। कोई भी रूल नहीं है ऑडिट पेपर का, बट हमें पेपर्स को केयरफुली प्रिपेयर करना चाहिए। हमें माइंड में रखना चाहिए कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हमारे पेपर में, कोई भी अननेसेसरी रिडिकुलस बातें ना आए। जो पेपर है वो रिलेटेड टू ऑडिट वर्क हो, सारे क्लियर हो, नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हो, और जो बेसिस है हमारे पेपर का कोई भी विदाउट एनी क्वेश्चनिंग हो, जो क्लर्क है वो इजिली समझ पाए वो पेपर, एक ताकि जो पेपर है वो एक रिपोर्ट तैयार करने में हेल्पफुल होए। अगर किसी काम को इनकम्प्लीट छोड़ रहा है, कोई हम नया पर्सन हायर कर रहे हैं, तो वो पेपर उसके काम आए उसकी पोजीशन लेने के लिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करते हैं ऑर्डर में, तो वो जो नेसेसरी पर्सन है उसको प्रिपेयर करे और सिग्नेचर करे, सारी डेट्स मेंशन हो हर एक काम की जो उसे प्रिपेयर करो, एज वेल एज हमारे रिव्यू भी होने चाहिए। एक लिस्ट होनी चाहिए एज अ सिंबल की ऑडिटर क्या वर्क कर रहा है और कब क्या स्टैंड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑनरशिप ऑफ ऑडिटिंग, किसके पास ऑनरशिप रहती है हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर्स की। ऑनरशिप में क्या है कि जो हमारे वर्किंग पेपर हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं एज अ, जो इंस्ट्रक्शन हमें ऑडिटर्स क्लाइंट देते हैं, प्रिपेयर होते हैं क्योंकि इनकी हम फीस पेड करते हैं, और ऑडिटर के पास कैपेसिटी होती है कि वो अकाउंटेंट होता है। जो भी वो कंसिडर करते हैं वो ऑनरशिप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की ही होती है। जो भी ऑडिट नोटबुक या कमेंट डॉक्यूमेंट्स या एडिशन डिवीजन जो भी होता है, सारी ऑडिटर प्रिपेयर करता है खुद से, क्योंकि वो खुद की उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लाइंट कभी भी कंपेल नहीं कर सकता उसको रिटर्न करे। जो भी ऑनरशिप है वो सारी वर्किंग पेपर की अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड 93 वो सारी हमारे ऑडिटर्स को ही दी गई है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और यू कैन रीड ऑल्सो। कॉन्फिडेंट नेचर ऑफ वर्किंग पेपर क्या होता है, जो हमारे वर्किंग पेपर होते हैं वो हाईली कॉन्फिडेंस होते हैं, उन पे कोई भी डिस्क्लोजर नहीं होता, वो इजीली मिसयूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑडिटर है वो सर्कमस्टांसेस में नहीं होता। अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949, अ पर्सन जो भी कर रहा है मिसकंडक्ट हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है ऑडिट की जो थर्ड पार्टी के थ्रू। जो ऑडिटर है वो डिस्क्लोज कर सकता है लीगली अगर बाउंड है तो, सारी इंस्ट्रक्शन है उसके पास, और गिल्टी कोई प्रूफ ना करें। जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर वो कॉन्फिडेंट है, और वो ऑडिटर को ध्यान रखना कोई भी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू क्लाइंट है वो लीक ना हो, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज हो रहा है सारा ऑडिटर सबऑर्डिनेट के अंडर करे। ऑडिटर को क्लैरिफाई होना चाहिए जो भी उसका असिस्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन वो रिसीव कर रहा है कोर्स में, तो वो ऑडिटर के अंदर ही रिमेन कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मेथड क्या है हमारे ऑडिट वर्क और प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, ऑडिटर को कुछ स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। जो वो एग्जामिन कर रहा है बुक्स के ऑफ काउंट की, तो उसे कुछ स्पेशल सिंबल्स लगाने चाहिए ताकि वो एक कहते हैं ना कई भी कोड वर्ड होते हैं, तो इस तरह से ताकि कोई भी प्रिकॉशंस वो फॉलो कर सके। डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ होना चाहिए डिफरेंट टास्क के लिए जब हम टोटल या पोस्टिंग कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट्स को क्लियर होना चाहिए और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि वो जो ऑडिटर है वो किस सिंबल का यूज़ कर रहा है किस पर्टिकुलर वर्क के लिए। एम्प्लॉय के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जो सिंबल है वो क्लियर होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, मर्ज नहीं होने चाहिए, और जो नंबर है वो रिटर्न होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कोई भी परमिट नहीं है उन सिंबल्स को यूज़ करने की या फिर ऑडिटर से पूछने की। जब ऑडिटर सिंबल्स को यूज़ कर रहा है तो वो पेन और पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट कलर, ताकि हर डिफरेंट पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करा जाए। जो भी अगर हम कलर पेंसिल का चेंज कर रहे हैं तो उसको पता लगना चाहिए, हर एक ईयर चेंज होना चाहिए। अगर आप इस साल रेड यूज़ करो तो नेक्स्ट टाइम आपको ब्लू यूज़ करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपको येलो करना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम ऑरेंज करना चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट ईयर एज वेल। जो नंबर ऑफ फॉर नंबर नॉट क्लियर, तो वो टेम्पर्ड होने चाहिए। एक स्पेशल
सिंबल यूज़ करना चाहिए कि वो इजी टू डिटेक्ट हो और कोई चेंज आए एग्जामिनेशन में तो हमें पता लग जाए। अकाउंटिंग होने वो रिटर्न फॉर्म में पेंसिल से होना चाहिए और उनको एग्जामिन नहीं करा अंटिल तब तक वो रिटर्न नहीं इंक से नहीं होंगे। मतलब पेंसिल से काम करो जब तो वो रिटर्न इंक में नहीं होंगे, वो एग्जामिन नहीं माने जाएंगे। सारी ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए नाइफ्स में, सेफ्टी में, और एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं तो। बस यही टॉपिक करा दूंगी। 6 और 11 17 हो जाएंगे ना। कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सेटिंग, जो हमारा एज फार एज टास्क है वो भी कंप्लीट होना चाहिए एक ही सेटिंग में। अगर पॉसिबल नहीं है टोटल और बैलेंसेस को ड्यूली पे नोट करना तो आप उसको ऑडिट नोटबुक में लिख सकते हैं। इन केस ऑफ चेंज इन फिगर, कई बार अगर एग्जामिन करते हुए फिगर्स में कोई ऑल्टरेशन हो रही है तो आप उसे रिलेटेड पोस्टिंग कर सकते हैं ताकि वो चेक करने के लायक हो। कॉलिंग एंड चेकिंग, जब एग्जामिन कर रहे हैं हम अकाउंट्स की, अपने एम्प्लॉय को कॉल आउट कर सकते हैं ट्रांजेक्शन पूछने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए। अगर एक एम्प्लॉय क्लियरली स्पीक कर रहा है अपना नाम उस अकाउंट का फिर वो ट्रांजेक्शन को, तो वो एंट्री टिक नहीं होगी क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो कंफर्म कर रहा है इन ऑर्डर ताकि वो प्रोसीड करी जाए आगे जाके। हेल्प ऑफ वाउचर्स, जब हम वाउचिंग की हेल्प लेते हैं, जो हम अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट नहीं करते तो वो एग्जामिन कर जाते हैं, साथ साथ वो हमारे वाउचर्स भी कर, आगे चैप्टर्स भी आएंगे वाउचर्स को हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। जब ऑडिटर काम नहीं करता, बैलेंसेस को खुद से नहीं चेक करता, वो एग्री करता है सेम के लिए, और कैपेसिटी होती है कि वो अकाउंटेंट होता है नॉट द ऑडिटर, तो कुछ अगर वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं है तो वो उस काम को करने के लिए वो ऑडिटर उस वाउचर्स की हेल्प ले सकता है। मतलब अगर वो सीए नहीं है तो वो वाउचर्स की हेल्प से वो ऑडिटिंग कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की। मेथड ऑफ चेकिंग, इन्होंने मेथड ऑफ चेकिंग रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटिंग डेप्थ एंड ओवरऑल चेक। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे रूटीन चेकिंग से, और आगे आपको बताएंगे किस किस प्रकार से हमारी ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट वर्क करी जाती है। तो बस आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक सुनना, ध्यान से सुनना। आई नो ऑडिटिंग एक शॉर्ट टर्म है बट कंसेप्ट उसका बहुत ही ब्रॉडर है, तो यू हैव टू डू योर डेप्थ स्टडी, मतलब आपको पूरा डेप्थ तक स्टडी करनी पड़ेगी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं।